हम दयालु प्रो चॉइस लोग प्रो लाइफ लोगों को कई नामों से बुलाना पसंद करते हैं, अक्सर इसलिए कि वे यह न कहें कि हम जीवन के लिए खड़े हैं। एंटी एबॉर्शन कम से कम सही है, एंटी चॉइस ये बहुत कम सही है। लेकिन जब प्रो चॉइस लोग हमें प्रो बर्थर्स कहते हैं या कहते हैं कि हम मजबूरन जन्म का समर्थन करते हैं, तो यह दोनों ही गलत और स्पष्ट रूप से दुष्ट है। एक प्रो लाइफ समर्थक के रूप में मेरी स्थिति बहुत सरल है। आमतौर पर लोगों को मारना कानूनी नहीं होना चाहिए और एक भ्रूण एक व्यक्ति है जिसे जीवन का समान अधिकार होना चाहिए, इसलिए भ्रूण को मारना अवैध होना चाहिए। अगर आप या जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं इस आधार से सहमत नहीं है कि भ्रूण एक व्यक्ति है जिसे जीवन का समान अधिकार होना चाहिए, हमारे समान अधिकारों के तर्क पर वीडियो देखें और फिर इस वीडियो पर वापस आएं। विवरण में लिंक। ठीक है, तो अब जब मैंने अजन्मे के व्यक्ति होने के लिए तर्क किया है, मैं यह कह सकता हूं कि गर्भपात एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ एक घातक हिंसक कार्य है। गर्भपात का समर्थन न करके मैं मजबूरन जन्म का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं बस कानूनी हत्या का समर्थन करने से इनकार कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मत मारो, और यह किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करने के समान नहीं है। हाँ, मेरी हत्या न करने की स्थिति से अन्य चीजें स्वाभाविक रूप से निकलती हैं, क्योंकि अगर आप गर्भ में बच्चे को नहीं मार सकते तो आपको मूल रूप से गर्भावस्था से गुजरना होगा, जन्म देना होगा और बच्चे की परवरिश करनी होगी, या उस जिम्मेदारी को किसी और को सौंप दें जो इसे कर सके। लेकिन मैं यह कहना कि आप नहीं मार सकते, यह किसी को जन्म देने के लिए मजबूर करने के समान नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं बस शब्दों के बीच एक अप्रासंगिक भेद बना रहा हूं, तो चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि एक एकल माँ है जिसका 2 साल का बेटा है और वह अपने धागे के अंत पर है। वह अपने खर्चे पूरे करने और स्कूल खत्म करने के लिए संघर्ष कर रही है, इसलिए वह अपने बेटे को मारने की योजना बनाती है और इसे इस तरह दिखाने की कोशिश करती है कि उसकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई। मुझे लगता है कि हम सभी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि इस महिला के लिए अपने बेटे को मारना भयानक रूप से गलत होगा, और हम इस काल्पनिक महिला को यह बताना कि वह अपने बेटे को नहीं मार सकती, उसे माता पिता बनने के लिए मजबूर करना नहीं है। वह पहले से ही एक माता पिता है, हम उसे बता रहे हैं कि वह अपने बेटे को नहीं मार सकती। किसी के द्वारा बच्चे को मारने के खिलाफ होना एक बहुत अलग बात है बनिस्बत एक ऐसी महिला को मजबूर करने के जो बच्चे के बिना है एक नए बच्चे को अस्तित्व में लाने के लिए। जब एक महिला गर्भवती होती है तो वह बच्चा पहले से ही मौजूद होता है। मैं किसी को भी सेक्स करने या गर्भवती होने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप एक बच्चे को नहीं मार सकते, एक ऐसे व्यक्ति को मारना जो पहले से ही मौजूद है। अगर हमारे पास कुछ शानदार स्टार ट्रैक तकनीक होती जहां हम बस भ्रूण को माँ के गर्भ से निकालकर एक कृत्रिम गर्भ में डाल सकते, जहां उसे गर्भवती नहीं होना पड़ेगा या जन्म नहीं देना पड़ेगा और भ्रूण सामान्य रूप से जीवित रहेगा और सही समय पर गर्भ से बाहर आएगा, मैं पूरी तरह से उस विचार पर विचार करने के लिए तैयार हूं। मैं महिलाओं को जन्म देने के लिए मजबूर करने के व्यवसाय में नहीं हूं, मैं बस निर्दोष लोगों के खिलाफ घातक हिंसा को समाप्त करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि जन्म के पक्षधर आरोप का एक और पहलू भी है कि जीवन के पक्षधर केवल बच्चे के जन्म के बारे में ही चिंतित होते हैं और फिर हमें इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके बाद बच्चे के साथ क्या होता है। अगर आप जीवन के पक्षधर लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं तो मुझे वास्तव में खेद है। मुझे खेद है कि शायद आपने किसी समय जीवन के पक्षधर के साथ एक नकारात्मक अनुभव किया जिसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया कि हम जन्म के बाद बच्चों की परवाह नहीं करते। मैं यहाँ खड़ा होकर यह नहीं कहने वाला कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस ग्रह पर हर जीवन के पक्षधर व्यक्ति को जानता हूँ, तो शायद वहाँ कुछ ऐसे अपवाद जीवन के पक्षधर लोग हैं, लेकिन मैं न ही हमारे स्टाफ का कोई सदस्य उनमें से एक भी व्यक्ति से कभी नहीं मिला। अगर जीवन के पक्षधर सिर्फ जन्म के पक्षधर होते तो हम ऐसा क्यों करते? लगभग 3000 गर्भावस्था संसाधन केंद्र मिले हैं जो ऐसी चीजें प्रदान करते हैं जैसे कि माता पिता की कक्षाएं, स्वास्थ्य संसाधन, जीवन कोचिंग, समर्थन समूह और महिलाओं को जन्म देने के लंबे समय बाद सामग्री सहायता। हालांकि मैंने इन केंद्रों के बारे में कई झूठे आरोप सुने हैं कि ये नकली क्लिनिक हैं, लेकिन मेरी गर्भावस्था संसाधन केंद्रों के साथ अनुभव इससे बिल्कुल अलग है। राष्ट्रीय पीआरसी संगठन जैसे कि केयर नेट और हार्टबीट इंटरनेशनल अपने केंद्रों को यह स्पष्ट रूप से बताने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, चाहे उनकी वेबसाइट पर हो या व्यक्तिगत रूप से, कि वे गर्भपात का संदर्भ नहीं देते या गर्भपात नहीं करते। और कई क्लिनिक सभी ग्राहकों से एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाते हैं जिसमें यह लिखा होता है कि वे जानते हैं कि लॉबी के पास जाने से पहले ही। इसके अलावा जो पीआरसी किसी भी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं उनके पास चिकित्सा स्टाफ और उन सेवाओं को प्रदान करने के लिए लाइसेंस होना चाहिए, जैसे कि अल्ट्रासाउंड और एसटीडी एसटीआई परीक्षण।
ये पीआरसी राज्य द्वारा लाइसेंस प्राप्त और निगरानी में है, और हर पीआरसी में जहां मैं गया हूं वहां राज्य स्वास्थ्य विभाग का ब्रोशर महिलाओं को गर्भावस्था, जन्म और गर्भपात के जोखिमों के बारे में शिक्षित करने के लिए दिया जाता है। यह कहना काफी मुश्किल है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग का ब्रोशर नकली है। मैंने कभी भी किसी ग्राहक को ऐसा नहीं देखा जो दबाव में या धोखे में महसूस करती हो, और इसके बजाय मैंने ऐसी महिलाओं की अनगिनत कहानियां सुनी हैं जिन्होंने पीआरसी स्टाफ के साथ समय बिताने के बाद सशक्त महसूस किया और उनकी देखभाल की गई। इसके अलावा पीआरसी सेवाएं बच्चे के जन्म के बाद समाप्त नहीं होती। वे अक्सर महिलाओं को माता पिता की कक्षाएं, सामग्री सहायता, जीवन कोचिंग, बाल देखभाल, समर्थन समूह और अनगिनत अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं जो वर्षों तक महिलाओं के लिए उपलब्ध होती हैं। मैं चाहती हूं कि महिलाओं और बच्चों को गर्भावस्था के दौरान और उसके लंबे समय बाद आवश्यक समर्थन मिले, लेकिन एक बच्चे को मारना मेज पर एक विकल्प नहीं होना चाहिए।